हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस क्लास में हम एयर पोल्यूशन का जो हमारे पास पहला मॉड्यूल है, मॉड्यूल फर्स्ट। ठीक है। मॉड्यूल फर्स्ट है वो है हमारे पास एयर पोल्यूशन। तो इसके बारे में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस मॉड्यूल को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास जो अर्थ सिस्टम है, जो हमारे पास अर्थ सिस्टम है, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो अर्थ का जो हमारे पास ग्रेट स्पेयर्स है, उसमें हमारे पास टोटल 4 पार्ट में अर्थ है वो डिवाइड की हुई है। फर्स्ट है हमारे पास लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर में हमारे पास मेनली जो सोइल पार्ट है वो रहता है। ठीक है, सोइल पार्ट वो हमारे पास लिथोस्फेयर में रहता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे जो हमारे पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ में यदि हमारे पास ये मान लो हमारे पास अर्थ है, इसको यदि हम नाइफ से इस तरीके से काटें, ये हमारे पास मान लो सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें हमारे पास टोटल 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास सेंटर के पास का पोर्शन है वो है हमारे पास कोर। ठीक है, उसके ऊपर का पोर्शन कहलाता है मेंटल। ठीक है, और जो हमारे पास अर्थ सरफेस के पास का जो हमारे पास पोर्शन है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, जो हमारे पास क्रस्ट है वो सॉलिड स्टेट में रहता है। जो मेंटल है वो सेमी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, सेमी सॉलिड। और जो हमारे पास कोर है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और क्रस्ट के ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पर फर्टाइल लैंड होती है जिसमें हमारे पास लूज सॉइल होती है, जिसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास लिथोस्फेयर। ठीक है, तो लिथोस्फेयर में हमारे पास कोल्ड हार्ड सॉलिड लैंड रहती है जिसे हम क्रस्ट बोलते हैं। सेमी सॉलिड लैंड रहती है क्रस्ट के नीचे जिसको हम मेंटल बोलते हैं। और सेंटर के पास में हमारे पास लिक्विड लैंड रहती है जिसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास अर्थ के ग्रेट स्पेयर का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद में है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फेयर। जितना भी हमारे पास वाटर प्रेजेंट है, वाटर चाहिए सॉलिड स्टेट में हो, यानी कि हमारे पास फ्रीज हुआ हुआ हुआ, या फिर लिक्विड पोजीशन में हो, या फिर गैसियस स्टेट यानी कि वाटर वेपर्स में हो, तो वो हमारे पास आता है हाइड्रोस्फेयर में। उसके बाद में है हमारे पास थर्ड है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है हमारे पास, जो प्लेनेट्स के लिविंग थिंग्स है उनको कंटेन करता है हमारे पास बायोस्फेयर। यानी कि हमारे पास हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमोस्फेयर, इन तीनों का हमारे पास जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। यानी कि बायोस्फेयर के लिए हमारे पास लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर, इन तीनों का होना जरूरी है। ठीक है, इसमें हमारे पास सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एटमोस्फियर। ठीक है, एटमोस्फियर में क्या होता है, हमारे पास एयर होती है। ठीक है, क्या होता है, हमारे पास एयर होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसमें यदि किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो अपन इसमें आगे चलते हैं, एटमोस्फियर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एटमोस्फियर के बारे में। तो देखो, एटमोस्फियर के बारे में हमारे पास क्या है, एटमोस्फियर में हमारे पास टोटल 4 लेयर्स होती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जो हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है, तो इसके जो नियर बाय सरफेस होती है, उस नियर बाय जो हमारे पास सरफेस यानी कि अर्थ सरफेस से लेके कुछ पार्ट तक, वो हमारे पास होता है ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद में आता है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। क्या आता है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में हमारे पास आता है मीजोस्फेयर।
ठीक है। मीजोस्फेयर के बाद आता है हमारे पास एक्सोस्फेयर, ठीक है। और एक्सो के बाद में आता है हमारे पास आयोनोस्फेयर, ठीक है। तो यानी कि अर्थ सरफेस से यदि हमारे पास सीक्वेंस पूछी जाए एग्जाम में, ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर पहले आता है, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद में मीजोस्फेयर, उसके बाद में हमारे पास एक्सोस्फेयर, और लास्ट में आता है हमारे पास आयोनोस्फेयर, ठीक है। तो जो बॉटम का, जो हमारे पास बॉटम का ये जो 10 to 15 किलोमीटर से, ये आता है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में। किसमें आता है? ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। और हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ट्रोपोस्फेयर ही है, क्योंकि जितने भी हमारे पास वेदर फिनोमिना या हमारे पास बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है, वो कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में भी हमारे पास जो लोएस्ट 600 मीटर है, यानी कि अर्थ सरफेस से 600 मीटर अल्टीट्यूड तक, ठीक है, तो वो हमारे पास एयर क्वालिटी स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या है? डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर, ये तीनों चीज क्या करती है? वेरी करती है, ठीक है। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद में है हमारे पास है मीजोस्फेयर, और लास्ट में है हमारे पास थर्मोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर के ऊपर होता है हमारे पास एक्सोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, सॉरी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? थर्मोस्फेयर को ही हम दो भागों में डिवाइड कर रखा है, आयोनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर, वो हमारे पास इस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और कुछ हद तक हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में क्या खास बात है कि ये थोड़ा सा, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किस कारण से होती है? ये होती है हमारे पास कि ये जो हमारे पास सोलर से जो यूवी रेडिएशंस आती है, सोलर से जो हमारे पास हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की बॉटम लेयर, यहाँ पर हमारे पास होती है ओजोन, जिसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। गुड ओजोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास सोलर की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर ऊपर की जो सरफेस है, यानी कि यहाँ पे जंक्शन पे, यहाँ पे होती है बेड ओजोन, ठीक है। इसको बेड ओजोन क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे आगे, ठीक है। हेलो सर। जी सर ये जो ओजोन का बता रहे हैं, गुड ओजोन और जी बैड ओजोन, वो जी सर कितने किलोमीटर पे होती है दोनों? जी, जो गुड ओजोन और बेड ओजोन है, वो हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर का जो जंक्शन पॉइंट होता है, वहां हाँ। पर ये रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास हाँ। क्या है? अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहां से मैंने आपको बताया कि 10 to 12 किलोमीटर में हमारे पास ये जो जोन होता है, ये होता है ट्रोपोस्फेयर, और उसके ऊपर का हमारे पास होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर का जो बॉटम, जो हमारे पास सरफेस है, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो हमारे पास पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं गुड ओजोन। यहाँ पर हमारे पास गुड ओजोन की लेयर रहती है, ठीक है। इसको गुड ओजोन इसलिए बोल रहे हैं कि ये हमारे पास जो सोलर रेडिएशन है, इससे जो यूवी रेज निकलती है हार्मफुल, उसको उस उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ये फिल्टर आउट कर देता है, ये इधर एब्जॉर्ब नहीं होने देता, ये इनको क्या कर देता है? वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसे गुड ओजोन बोलते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारे पास ये जोन है, इसकी स्टेबिलिटी भी इस ओजोन लेयर की वजह से है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास ये जो जंक्शन पॉइंट है, उसके नीचे की साइड, यानी कि ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपरी सरफेस है हमारे पास, यहाँ पर होती है बेड ओजोन, इसको हम बोलते हैं बेड ओजोन। इसको बेड ओजोन क्यों बोलते हैं?
तो देखो इसका कंसेप्ट समझो आप, जो सोलर रेडिएशन है हमारे पास, तो ये रहती है हमारे पास शॉर्ट वेव रेडिएशन। कौन सी? शॉर्ट वेव। ये हमारे पास अर्थ सरफेस पे आती है, ठीक है, और उसके बाद में ये वापस कुछ तो हमारे पास इस अर्थ सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। कुछ क्या होती है हमारे पास, रिफ्लेक्ट होती है। तो जो रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होती है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, जो ओजोन है, जो ओजोन है, उसकी वजह से जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन है वो आ, इसके अंदर से पास नहीं हो पाती, यानी कि ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है ओजोन लेयर। ये जो यहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ये वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये हमारे पास अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का हमारे पास टेम्परेचर है, वो इंक्रीज हो जाता है। और हम जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग वो हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए ये जो ओजोन है, ये हम क्या बोलेंगे, ये बेड ओजोन है। ये क्या है? बेड ओजोन है, ठीक है। जो बेड ओजोन, जो ओजोन लेयर यहाँ पे बनी, उसका क्या कारण है? उसका कारण है मेनली NOx, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड प्लस VOCs, यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वल्केनिक ऑर्गेनिक कार्बन, उसकी वजह से और NOx की वजह से हमारे पास यहाँ पर ओजोन का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे पास लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन को फिल्टर आउट नहीं होने देता, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे पास जो ग्लेशियर्स है, ठीक है, वो क्या होंगे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ग्लेशियर्स जो हमारे पास मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या है, जो लैंड पोर्शन है, जो लैंड पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। यानी कि ओशियन बढ़ जाएगा और लैंड पोर्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। और इसी की वजह से हम जानते हैं कि हमारी जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, वो निरंतर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और लैंड पोर्शन है वो कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या देख पाएंगे, हमारे पास जो ये पॉवर्टी है, पॉवर्टी का फिनोमिना है, इसका कारण भी ग्लोबल वार्मिंग। ये कंसेप्ट समझ में आया कंप्लीटली? यदि किसी को समझ में ना आया है तो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं। आ गया सर। सर ये आ सर ये गया जो ना? नॉक्स सर ये जो नॉक्स और VOC वाला है ना, वो एक बार बता दीजिए ना। वो वो हम आगे फॉर्मेशन और के। एक्स्ट्रा, आगे और हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ठीक बारे है में सर, अभी ठीक आप है। मत, सही है, मैं तो बस इसका कारण बताया कि ये जो ओजोन फॉर्मेशन है ट्रोपोस्फेयर में, ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ठीक है सर। नॉक्स और VOC की वजह से होता है। बाकी ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया? यस आ सर। गया सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं। ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में ये पहला कंसेप्ट था। इसके बारे में और कंसेप्ट हम जानते हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास यदि इस टर्म को देखें हम, ट्रोपो को, ट्रोपो का मतलब है चेंज, ट्रोपो का मतलब होता है चेंज। यानी कि इसमें हमारे पास जो एयर करंट्स है वो चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से वेदर फिनोमिना, हमारे पास प्रेसिपिटेशन होता है, रेन होती है, थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, जितने भी वेदर फिनोमिनास है वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रोपोस्फेयर में होता क्या है एक्चुअली, हमारे पास ट्रोपोस्फेयर की यदि बात करें तो हमने पिछला जो डायग्राम देखा था, पिछला जो डायग्राम देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो हमारे पास हाइट के साथ में, हाइट के साथ में हमने टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आप कारण समझो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सोलर रेडिएशन है, ठीक है। ये हमारे पास सोलर रेडिएशन है, और ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर का पार्ट है, और यहाँ पर है हमारे पास अर्थ सरफेस। यहाँ पर हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास रेडिएशन होगा,
सोलर रेडिएशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास अर्थ का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। ठीक है, अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगी, अर्थ के सरफेस पे क्या होगी, वार्म एयर होगी। यहाँ पे क्या होगी, वार्म एयर होगी। जो वार्म एयर है, जो वार्म एयर है हमारे पास, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। ठीक है, कोल्ड एयर के कंपैरिजन में वार्म एयर की जो डेंसिटी है वो कम होगी। तो ये वार्म एयर क्या करेगी, राइज करेगी। वार्म एयर राइज करेगी और धीरे धीरे ये क्या होगी, कूल एयर में कन्वर्ट होगी। किसमें होगी, कूल एयर में। कूल एयर में जब कन्वर्ट होगी तो इसका क्या होगा, ये सिंक करना स्टार्ट हो जाएगी। सिंक करना स्टार्ट हो जाएगी, कूल एयर बनेगी। उसके बाद में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, कंडेंसेशन होगा, उसके थ्रू क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। और उसके बाद में जो भी वेदर फिनोमिना हम जानते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, ठीक है, रेन, थंडर स्टॉर्म्स, ठीक है, ये फिनोमिना अकर होंगे। ये बात समझ में आ रही है कि हमारे पास वार्म एयर है वो राइज होगी क्योंकि वो हल्की है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर। ठीक है, तो हमारे पास वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी तो हमारे पास, हमें पता है कि अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर है वो ज्यादा है, और ऊपर क्या हो रहा है, हमारे पास टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि ऊपर वो कूल एयर में कन्वर्ट होगी। कूल एयर में कन्वर्ट होगी, धीरे धीरे उसका कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने के बाद में क्लाउड फॉर्मेशन होगा। और जब क्लाउड फॉर्मेशन होगा और वो कूल एयर है, कूल एयर यानी कि डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी क्या हो, ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, सिंक करेगी और हमारे बारिश का कारण बनेगी। ये बात समझ में आ रही है। यानी कि ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम होता जाता है। सर अब इस आपने कंसेप्ट को डायग्राम समझे। बनाया उसमें ट्रोपोपॉज और मेसोपॉज और लिखा था, उसका मतलब क्या होता है? जी मैं अभी बताऊंगा, वापिस अभी उस पे आऊंगा मैं प्रेजेंटेशन पे। थोड़ा सा यहाँ हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। ये हमारे पास है, जैसे हमने बताया कि ट्रोपोस्फेयर में, ये ट्रोपोस्फेयर की कहानी है। ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास हाइट के साथ टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये हमारे पास किस तरीके से कम हो रहा है, लीनियरली कम हो रहा है। ठीक है, तो यह इसको हम लिखे डी जेड बाई डी टी। ठीक है, या हमारे पास इसको डी टी को ऊपर ले लो बाई डी जेड। ठीक है, तो हमारे पास टेम्परेचर है वो हाइट के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो पहली बात कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, और एक पर्टिकुलर रेट से कम हो रहा है, उस पर्टिकुलर रेट को हम बोलते हैं गामा। ठीक है, इसको हम एक तरीके से बोलते हैं कैपिटल गामा। ये कैपिटल गामा का डिनोशन है कैपिटल गामा। ठीक है, और जो ये कैपिटल गामा है इसको हम बोलते हैं लाप्स रेट। क्या बोलते हैं, लाप्स रेट। ये बात समझ में आई। यानी कि टेम्परेचर है वो एल्टीट्यूड के साथ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा तो हमने माइनस साइन लगा दिया। और किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है, उस कांस्टेंट को हमने गामा बोल दिया, कैपिटल गामा बोल दिया, जो कहलाता है लाप्स रेट। ठीक है, ये जो हमारे पास कैपिटल गामा का जो सिंबल है इस तरीके से, ठीक है, ये होता है हमारे पास, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है जी बाई सी पी। जी है हमारे पास ग्रेविटी कांस्टेंट, जी जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और सीपी है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। ये बात समझ में आ रही है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है हमारे पास 1 किलोग्राम, हमारे पास जो एयर मास है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट। यानी कि सीपी हो गया हमारे पास केल्विन, किलो जूल, केल्विन बटा 1 मिनट, किलोग्राम, और ये हो गया हमारे पास किलो जूल केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया स्पेसिफिक हीट का। ये स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला ये हम वापस डिटेल से पढ़ेंगे।
ठीक है, इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन क्या होती है। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ये होती है कि 1 किलोग्राम जो हमारे पास एयर मास है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से हमारे पास इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट। ये बात समझ में आई? ठीक है, अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो हमारे पास 2021 में आया था। ठीक है, ये अभी मेरे कंफर्म नहीं जेएसओ में आया था या जेई में। ये एक ऐसा सवाल आया था, इसमें हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे को सवाल में दिया हुआ था कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, उसका जो टिप है, यानी कि ये मान लो माउंट एवरेस्ट है हमारे पास इस तरीके से, इसका जो टिप है यानी कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसका एलिवेशन दे रखा। इसका एलिवेशन फॉर एग्जांपल 8800 मीटर्स। ठीक है, जो हमारे पास सवाल आया था उसमें कुछ वैल्यू अलग है, लेकिन हम इसको अभी यही मान रहे हैं। ठीक है, कि 8800 मीटर है, और हमारे पास अबोव मीन सी लेवल से ये हमारे पास 8800 मीटर अबोव है। और हमें ये जो मीन सी लेवल है, यहाँ पर ये मीन सी लेवल है, इसकी सरफेस का टेम्परेचर है वो दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और जो हमारे पास लाप्स रेट है, यानी किस तरीके से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, वो दिया हुआ है 6 केल्विन पर 1000 मीटर। क्या दिया हुआ है? 6 केल्विन पर 1000 मीटर। ठीक है, और हमें बताना है कि ये हमारे पास जो टिप पॉइंट है इसका टेम्परेचर क्या हो, इसका टेम्परेचर क्या हो। ठीक है, तो ये जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा है उसको यदि आप अप्लाई करो तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि dt/dz बराबर होता है माइनस कैपिटल गामा माइनस क्या होता है, कैपिटल गामा। ठीक है, कैपिटल गामा क्या होता है? लाप्स रेट, जो हमारे पास सवाल में दिया हुआ है -6 केल्विन/1000 मीटर। ठीक है, dt यानी कि चेंज इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ का जो सर पे ये जो मेन सी लेवल है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारे को दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता करना है जिसको हमने मान लिया कि वो टी है। ठीक है, तो टी -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसको हम केल्विन में चेंज कर देते क्योंकि हमारी जो लाप्स रेट है वो किसमें दे रखी है? केल्विन में। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का क्या रिलेशन होता है? जैसे हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें क्या होगा? 273 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 298 केल्विन। ठीक है, तो 298 केल्विन हो गया, डिवाइड बाई डीजेड। डीजेड यानी कि डिफरेंस इन द एलिवेशन। तो यहाँ पर हम मीन सी लेवल के ऊपर ये इतना एलिवेशन दे रखा है, यही हमारे पास डीजेड हो गया, यानी कि 8800 मीटर, ये हम मीटर। ठीक है, कोई भी यदि हम न्यूमेरिकल सोल्व करें तो उसमें आप जो ये यूनिट्स है उनको हमेशा लिखे ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप 6 केल्विन/1000 मीटर। ठीक है, इसको आप अब सोल्व कर लीजिए। तो टी बराबर हो गया 298 केल्विन, और यहाँ पर ये माइनस साइन भी है। ठीक है, तो -6 × 8800/1000। ठीक है, और ये किस में आएगा? केल्विन में आएगा, क्योंकि मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इस मीटर से इस मीटर को कैंसिल कर देंगे, तो टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो सवाल आया है जेएसओ या जेई के पेपर में, वो आप एक बार इससे सोल्व करके देखना। यदि उसमें आपके पास कोई डाउट आए तो वो आप नेक्स्ट क्लास में उसको पूछ सकते हो। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया? यदि इसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे अभी पूछ सकते हो। ये बात समझ में आई? यस सर। जी, ठीक है, अब हम एक कंसेप्ट और पढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, एक हमारे पास जैसे अर्थ सरफेस है, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने एक कंसेप्ट कवर कर लिया है, बस उसको अप्लाई करना और उसका आंसर बताना है। ये है हमारे पास अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस का ये जो पोर्शन है ये है इक्वेटर, और ये है हमारे पास पोल्स। ठीक है, ये है हमारे पास पोल्स। अब मुझे बताओ कि ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है, ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है हमारे पास,
उसके बारे में हमारे पास आपकी क्या राय है? क्या वो कांस्टेंट है, इक्वेटर और पोल पे दोनों जगह सेम है, या फिर इक्वेटर पे ज्यादा है पोल पे कम है, या फिर हमारे पास इक्वेटर पे है वो कम है और पोल पे ज्यादा है? ठीक है, तो इसमें से यदि आप कुछ बताना चाहते हो इसमें तो आप बता सकते हो। हमने कंसेप्ट इसके बारे में बता दिया, बस उसको आप अप्लाई करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2021 में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो कोर्स 2021 में जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये चीज मैंने सारी पढ़ाई थी, पिछले कंसेप्ट, बस उसी को अप्लाई करके इसका आप आंसर है वहां तक आप पहुंच सकते थे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आप अप्लाई कीजिए कंसेप्ट को। आप मुझे बताओ कि इक्वेटर पे जो हमारे पास सोलर राइट्स है, जो हमारे पास सोलर रेडिएशन है वो स्ट्रेट होती है, ये हमें पता है। इक्वेटर पे हमारे पास जो सोलर रेडिएशन है वो क्या रहती है, स्ट्रेट रहती है, यानी कि टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, एज कंपेयर टू पोल्स, पोल्स पे हमारे पास क्या है, सूर्य की किरणें क्या होती है, तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ती है तो हमारे पास उसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। अब बताओ कि इक्वेटर पे यदि टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि इक्वेटर पे हमारे पास अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अर्थ सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे जो एयर है वो वार्म होगी और वो ज्यादा आगे बढ़ेगी। ठीक है, ज्यादा आगे बढ़ेगी तो वो ट्रोपोस्फेयर को क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। क्या करेगी, एक्सपांड करेगी। तो इसकी वजह से हमारे पास इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोल्स। ठीक है, ये तो था पहला कंसेप्ट, कंसेप्ट फर्स्ट, यानी कि थिकनेस, थिकनेस को मैं मान लेता हूँ टी, थिकनेस एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन थिकनेस एट द पोल। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि थिकनेस इन द समर इज ग्रेटर देन थिकनेस इन द विंटर। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट समझ में आए कि इक्वेटर पे हमारे पास थिकनेस ज्यादा है, क्योंकि इक्वेटर पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोल, तो इसकी वजह से थिकनेस ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो वार्म एयर है वो एक्सपेंड करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और वो कोल्ड एयर को रिप्लेस करेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्शन ऑफ करंट्स, कॉन्वेक्शन ऑफ एयर करंट्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्शन की वजह से हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर का पोर्शन है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हमारे पास इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारे पास जैसे अर्थ सरफेस है, ये हमारे पास क्या है, अर्थ सरफेस है, और ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर की जो एवरेज हाइट है वो एवरेज हाइट तो 12 to 13 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें जो मिनिमम हाइट है वो 8 किलोमीटर और मैक्सिमम हाइट अराउंड 18 किलोमीटर। तो ये 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर पे, और 8 किलोमीटर होती है हमारे पास पोल्स पे। किस पे होती है, पोल्स पे। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट है जो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में हम वापस प्रेजेंटेशन की साइड चलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें अभी डाउट था उनका। ठीक है, तो डाउट था कि ट्रोपोपोज और स्ट्रेटोपोज मीजोपोज ये क्या चीज है। तो ये जो हमारे पास जंक्शन पॉइंट है, ये जो हमारे पास जंक्शन पॉइंट है, इनको हम बोलते हैं मीजोपोज। जैसे थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर के जंक्शन पॉइंट को बोलते हैं मीजोपोज, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के जंक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं स्ट्रेटोपोज। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच के जंक्शन पॉइंट को बोलते हैं ट्रोपोपोज। यानी कि जो दो हमारे पास जोन है उसमें से जो लोअर जोन है उसी के नोमेनक्लेचर के आधार पे उस जंक्शन का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास टेम्परेचर का वेरिएशन। हमने टेम्परेचर का वेरिएशन देखा कि लीनियरली डिक्रीज होता जाता है ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर में हमारे पास क्या होते हैं, वेदर फिनोमेना अकर होते हैं। उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर में हमसे यदि कोई पूछे कि टेम्परेचर का क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। और फिर वापस क्या होता है, मीजोस्फेयर में टेम्परेचर है वो वापस डिक्रीज होता है। और थर्मोस्फेयर
ठीक है, जो आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर उसी का पार्ट है, उसमें क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर है वो वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसको हम याद रख सकते हैं डब्ल्यू सिंबल से। ठीक है, ये है हमारे पास सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, फिर है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है हमारे पास मीजोस्फेयर, और फिर है हमारे पास थर्मोस्फेयर, फिर उसके ऊपर आ जाएगा एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद में ये तो था टेम्परेचर का वेरिएशन। अब देखो प्रेशर का वेरिएशन। प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है? प्रेशर का वेरिएशन हो रहा है कि एल्टीट्यूड के साथ प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और रैपिडली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ प्रेशर है जो, वो रैपिडली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि इसका जो वेरिएशन है, वो जो हमारे पास प्रेशर है उसका वेरिएशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, ज्यादा है। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है हमारे पास, ज्यादा है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, ये एक पॉइंट कंसीडर कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद में आप थोड़ा सा आप इसमें जाइए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पहुंच गए। और इतना ही हम यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाए तो यहाँ पहुंचे, तो इसमें हम देखें कि हमारे पास जो वेरिएशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी 2021 वाले पेपर में आया था हमारे, 2021 वाले पेपर में आया था कि जो प्रेशर का वेरिएशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये जोन को बगैर कंसीडर करते हुए ये क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ये क्या होता है हमारे पास, डिक्रीज होता हुआ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, जो अर्थ का एयर मास है उसका 75 to 80% है, वो ट्रोपोस्फेयर कवर करता है। ठीक है, क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस है। इसका जो एयर का केमिकल कंपोजिशन है वो वेरी करता है। एयर में मेनली क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और आर्गन है। ठीक है, ये तीन चीज है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। इसके अलावा हमारे पास ये राइजिंग और फॉलिंग जो एयर करंट्स है, जो वेदर और क्लाइमेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये मैंने अभी आपको बताया था। और केमिकल जो साइकिलिंग है उसमें ट्रोपोस्फेयर का रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे पास क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर की तरह ही होता है। इसमें दो एक्सेप्शन है, एक तो इसमें वाटर की कमी रहती है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर पे हमारे पास जो वाटर वेपर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और दूसरा मैंने जो बताया था, जो कि रेस्पॉन्सिबल है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के स्टेबिलिटी के लिए, वो है हमारे पास कि ये ओजोन लेयर को, जो ओजोन लेयर है इसमें वो यूवी रेज को फिल्टर करती है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एयर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर में मैंने आपको बताया कि मेनली तीन गैसेज है जो हमें याद रखनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है वो है 78.08। ठीक है, और ऑक्सीजन का है 20.95, और आर्गन का है हमारे पास 0.9 है। ठीक है, ये परसेंटेज में। लेकिन जो पेपर सेट करने वाला है उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया 2021 में, और इसने जो कंसंट्रेशन है, जो हमारे पास ये गैस की जो कंसंट्रेशन है एयर में, वो पीपीएम में किसमें पूछ ली, पीपीएम में पूछ ली। ठीक है, तो पीपीएम से, परसेंटेज से पीपीएम, पीपीएम से पीपीबी, पीपीबी से माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए एयर पोल्यूशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि एयर पोल्यूशन के चैप्टर में हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। देखो,
जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है उसको हम मेजर करते हैं पीपीएम या फिर पीपीबी या फिर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ये 3-4 यूनिट है जिसमें एयर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन है वो मेजर की जाती है, या फिर परसेंटेज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि एयर में जो नाइट्रोजन है वो कितनी है, वो है हमारे पास, कितनी थी अभी हमने पढ़ा था, कितनी थी, 78 पॉइंट, 78.08 एक मिनट, 08 हाँ 78.08। ठीक है, 78.08, ये क्या परसेंटेज में, हमसे पूछा गया कि पीपीएम में बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले पीपीएम का कंसेप्ट समझो। पीपीएम क्या है, एक पीपीएम होता है हमारे पास 1 लीटर, जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है उसकी कंसंट्रेशन ऊपर ले लो आप, उसका वॉल्यूम 1 लीटर, डिवाइड बाई 10⁶लीटर्स ऑफ एयर प्लस पोल्यूटेंट, एयर प्लस पोल्यूटेंट। ठीक है, यानी कि 10⁶लीटर ऑफ एयर प्लस जो भी पोल्यूटेंट है। तो अब पोल्यूटेंट हम ऊपर ले रहे हैं 1 लीटर और नीचे हम एयर ले रहे हैं लगभग 10⁶लीटर। तो 10⁶लीटर के कंपैरिजन में जो पोल्यूटेंट की जो हमारे पास वॉल्यूम जो ले रहे हैं ऊपर, वो लगभग क्या है, नेग्लेजिबल है। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1 लीटर ऑफ पोल्यूटेंट डिवाइड बाई 10⁶लीटर ऑफ एयर। ठीक है, ये हो गया 1 ppm। ठीक है, इसमें हमारे पास कह रहे हैं कि 78.08% है वो क्या है, नाइट्रोजन। यदि यहाँ पर अब इस इक्वेशन में आप समझो, इस इक्वेशन में आप समझो कि यदि हमारे पास 100% नाइट्रोजन होती, 100% नाइट्रोजन होती तो उसका वॉल्यूम कितना होता, 10⁶, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता, 10⁶ppm, 100% की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1% की निकाल लो, तो 1% की होगी हमारे पास 10⁻⁶/100 ppm। ठीक है, पर हमारे पास हमें पता है कि एयर का जो एयर में हमारे पास नाइट्रोजन है वो है 78.08%। तो यदि 1% की वैल्यू ये आ रही है तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 10⁶ डिवाइड बाई 100 इंटू 78.08। यहाँ 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, सॉरी एक मिनट। ठीक है, तो इसको हम एक बार वापस लिख देते हैं कि हमारे पास 100% जो है हमारे पास नाइट्रोजन होती तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती, 10⁶ppm। 1% की कितनी होगी हमारे पास, 10⁶/100 ppm। और हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो नाइट्रोजन की वो है 78.08%, तो इसकी होगी हमारे पास 10⁶/100 इंटू 78.08, और ये आ जाएगा हमारे पास ppm। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से ये कैंसिल कर दीजिए, तो ये हमारे पास कंसेंट्रेशन है वो लगभग आ जाएगी 78.08, और यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएंगे और ये आ जाएगी हमारे पास ppm। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से पीपीएम को हम पीपीबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पीपीएम में क्या हमारे पास, पीपीएम में 1 ppm बराबर होता है 1 लीटर ऑफ एयर पोल्यूटेंट डिवाइड बाई 10⁶लीटर्स ऑफ एयर। पर पीपीबी में क्या होता है हमारे पास, पीपी होता है हमारे पास 1 लीटर ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है, डिवाइड बाई 10⁹लीटर ऑफ एयर, 10⁹लीटर ऑफ एयर। ठीक है, तो इससे हम पीपीएम और पीपीबी में जो रिलेशन है वो हम डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें समझने की जरूरत थी, जो हमने समझा। अब आगे चलते हैं हम। एक मिनट। ठीक है, तो ये जो हमने अभी देखा था
नीचे ट्रोपोस्फेयर है, नीचे हमारे पास क्या ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद में मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और उसके ऊपर आता है आयनोस्फेयर। ठीक है, जो हमारे पास सैटेलाइट वगैरह जो कम्युनिकेशन वगैरह के लिए यूज में करते हैं स्पेस सैटेलाइट्स, वो एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर में होते हैं। ठीक है, उनको कहाँ पे लॉन्च किया जाता है स्पेस स्टेशन, एक्सोस्फेयर और आयनोस्फेयर में। थर्मोस्फेयर में हमारे पास ऑरोरा होता है। जो मीटियोरॉर्स है वो हमारे पास मीजोस्फेयर्स में होते हैं। और जो हमारे पास ये हमारे पास जेट्स है या एरोप्लेन्स है, वो कहाँ पर फ्लाई करती है, वो स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों फ्लाई करती है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर रिलेटिवली क्या है, स्टेबल है। मैंने आपको बताया था स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से यूवी रे को फिल्टर आउट करता है, इसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी रहती है। ट्रोपोस्फेयर में जो हमारे पास एरोप्लेन्स है वो क्यों नहीं फ्लाई करते, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर का क्या है, अनस्टेबल पार्ट है, यहाँ पर वेदर फिनोमिनन्स है वो अकर होते रहते हैं, इसलिए जो जेट हमारे पास एरोप्लेन्स, ठीक है, वेदर बैलून्स, इनके लिए सबसे जो कंफर्टेबल जोन है वो कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कंसंट्रेशन के बारे में, कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कम से कम ये आपको जो तीन कंसंट्रेशन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आर्गन की, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन की, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि 78.08%, 20.95% और 0.93%। इसके अलावा CO2 भी रहती है कुछ अमाउंट में, और कुछ अमाउंट में हमारे पास ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस गैसेज रहती है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये रहती है। ठीक है, और वाटर वेपर भी रहती है, वो वेरिएबल है, वो क्या हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पीपीएम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन, एयर की कंसंट्रेशन है। ठीक है, लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक मिनट। इस टेबल को आप देखिए एक बार। ये मैंने आपको अभी लगभग ये इतने कंसंट्रेशन बताई थी, ये हमारे पास क्या है, पीपीएम में कंसंट्रेशन है, किसमें है, पीपीएम में। ठीक है, तो पीपीएम में मैंने लगभग आपको ये बताई थी 780800। ठीक है, वो जो लगभग लगभग इसके बराबर है। ठीक है, ये पीपीएम में कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो यदि आपको परसेंटेज में पता है तो आप पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो है हमारे पास ड्राई एयर की, ये किसकी है हमारे पास, ड्राई एयर की। ठीक है, और ये है हमारे पास ह्यूमिड एयर, ये हमारे पास क्या है, ह्यूमिड एयर की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसमें हम कंपैरिजन करें, तो ह्यूमिड एयर की जो कंसंट्रेशन है, ह्यूमिड नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है, वो ड्राई नाइट्रोजन की कंपैरिजन में कम है। ऐसा क्यों, वाई, इसके बारे में क्या मुझे कारण बता करके आप बता सकते हो अभी। आप इसमें लॉजिक लगाइए कि जो ड्राई एयर है उसमें उस उसमें जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है, वो ह्यूमिड एयर या ह्यूमिड नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। ऐसा क्यों। और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर ट्रेस के अंदर कुछ होंगे इसलिए। जी जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ह्यूमिड एयर में, तो उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। सर वो उसका भी उसके अंदर काउंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप कुछ हद तक आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आप समझो। जो हमारे पास जो इसकी कंसंट्रेशन है वो पीपीएम बोल दो, या फिर पीपीएम को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, तो आप एक बार समझिए कि इसकी कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल मान लो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, या फिर मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, ग्राम मीटर क्यूब में दी हुई है। ठीक है, यानी कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में हमारे पास जो नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसमें क्या सिर्फ नाइट्रोजन है, ये ड्राई है,
ये क्या हमारे पास ड्राई है। तो ड्राई है और इसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है, तो इसका वेट कितना होगा मोलिकुलर वेट के बराबर। मोलिकुलर वेट बोले तो नाइट्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना हो गया, नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 14 × 2 यानी कि 28 ग्राम, ये हो गया मोलिकुलर वेट। उसी के रेस्पेक्ट में हम ह्यूमिड नाइट्रोजन की बात करें। अब ह्यूमिड नाइट्रोजन में क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन तो है, नाइट्रोजन के अलावा हमारे पास क्या है, कुछ अमाउंट में हमारे पास क्या है, वाटर भी है, कुछ अमाउंट में वाटर भी है। लेकिन है कितना ये, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ही है टोटल, नाइट्रोजन प्लस वाटर। जो ह्यूमिड नाइट्रोजन बनी, नाइट्रोजन प्लस वाटर वेपर को मिला के उसका वॉल्यूम तो 1 मीटर क्यूब है, लेकिन जो मोलिकुलर वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा कि नाइट्रोजन तो कुछ ही पोर्शन में, कुछ ही वॉल्यूम में, तो नाइट्रोजन का चलो मान लिया हो गया 14 × 2, कितना हो गया हमारे पास 28 ग्राम। लेकिन जो हमारे पास वाटर है, वाटर हमारे पास, जो हमारे पास वाटर है H2O, उसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया 2, हाइड्रोजन का हमारे पास हो गया 2, 1 × 2 यानी कि 2 प्लस 16, तो ये कितना हो गया हमारे पास 18 ग्राम। ठीक है, जो हमारे पास 28 ग्राम से क्या है, कम है। तो जो हमारे पास जितना भी मॉइस्चर है, जो नाइट्रोजन का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में से जो वॉल्यूम रिप्लेस किया, उसमें तो मोलिकुलर वेट हमारे पास क्या है, कम है। मोलिकुलर वेट कम है तो यानी कि हमारे पास जो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में जो कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो हम यहाँ सेम ले रहे हैं, दोनों का ड्राई का भी सेम, तो 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं, और जो ह्यूमिड है हमारे पास उसका भी 1 मीटर क्यूब ले रहे हैं। लेकिन इनका मोलिकुलर वेट के डिफरेंस की वजह से जो हमारे पास क्या है कि ह्यूमिड नाइट्रोजन का जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो ड्राई नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में कम आएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है उसका भी कम आ रहा है। ठीक है, ह्यूमिड का कम आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारे पास ड्राई है उसमें तो 16 × 2 हो गया मोलिकुलर वेट, 32 ग्राम हो गया। लेकिन इसमें तो हाइड्रोजन, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 18 ही आएगा, सिर्फ क्या आएगा हमारे पास 18 ग्राम ही आएगा। ठीक है, सिर्फ क्या आएगा हमारे पास 18 ग्राम ही आएगा। तो इस मोलिकुलर वेट की डिफरेंस के वजह से हमारे पास इनकी कंसेंट्रेशन है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए कि ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर में जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट की कंसेंट्रेशन है वो किस तरीके से वेरी करती है, किस में कम रहती है, किस में ज्यादा रहती है, ठीक है, तो वो आप इस कंपैरिजन से बता सकते। ये बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है, कि किस तरीके से जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में वो थिकनेस वेरी करती है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेटर है, इक्वेटर पे मान लो थिकनेस क्या है, ए है, और हमारे पास पोलर जो ट्रोपोपोज है वहां पर क्या थिकनेस बी है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, बी से ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे हमारे पास सन रेज है वो स्ट्रेट रहती है, स्ट्रेट रहती है तो उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। अर्थ की टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो जो हमारे पास एयर मास है वो वार्म रहेगा, वार्म रहेगा तो वार्म एयर मास हमने देखा कि उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो राइज करेगा। ठीक है, और कोल्ड एयर को रिप्लेस करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास एयर जो हमारे पास है, एयर कॉन्वेक्शन की प्रोसेस है वो बढ़ेगी, और उसकी वजह से हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। जबकि पोलर पे जो हमारे पास सन रेज है वो तिरछी होती है, तिरछी होती है तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो रिलेटिवली क्या रहेगा हमारे पास, कम रहता है। रिलेटिवली कम रहेगा तो हमारे पास क्या है, जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी थिकनेस क्या रहेगी, कम रहेगी। और ये भी मैंने कंसेप्ट बता दिया कि विंटर में हमारे पास जो थिकनेस है वो कम रहती है और समर में ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आज का जो ये हमारा सेशन है वो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसमें यदि आपका कुछ डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है,
यदि किसी का कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई थिंक जो हमारा आज का सेशन है इसमें हमने बहुत कुछ चीजें हैं वो सीखने को मिली। ठीक है, सबसे पहले तो हमने अर्थ का जो हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, अर्थ सिस्टम, उसको हमने थोड़ा सा डिटेल से जाना। उसके बाद में हमने देखा कि ट्रोपोस्फेयर है वो वेदर फिनोमिना और एयर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, तो इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया। इसमें बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे अगले आने वाली क्लासों में, ठीक, आने वाली क्लासेज में। ठीक है, इसमें हमारे पास मेन है मेटेरोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमारे पास किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इंडस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास मान लो पोल्यूटेंट का इमिशन हो रहा है, तो किस टाइप से इसका डिस्पर्सन होगा, किस टाइप की प्लूम्स है उसका फॉर्मेशन होगा। तो बहुत सारी कहानी अभी बाकी है, लेकिन हमने अभी इंट्रोडक्शन देखा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमने यूनिट का कन्वर्जन के बारे में सीखा, ठीक है, कि किस टाइप से जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है उसकी यूनिट्स को हम कन्वर्ट करते हैं पीपीएम से पीपीबी में, या फिर परसेंटेज से पीपीएम या पीपीबी में। इसमें हमारे पास जो एक मेन है कि पीपीएम या पीपीबी से हमारे पास किस तरीके से माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। ठीक है, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन है जो इम्पोर्टेंट भी है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो 2016 में आया था, ठीक है, 2021 में नहीं आया। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अब जो एग्जाम हो, अब जो एग्जाम है उसमें आ सकता है। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को हम सीखेंगे और उसको हम अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि जो एयर है, एयर का कंपोजिशन क्या है, उसमें नाइट्रोजन कितनी, ऑक्सीजन कितनी, ठीक है, और हमारे पास आर्गन, CO2, और जो ट्रेस गैसेज है उसमें से कौन कौन सी गैसेज रहती है। ठीक है, वो हमने देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा, और हमने ये देखा कि बेड ओजोन और गुड ओजोन का क्या कंसेप्ट है, बेड ओजोन है, गुड ओजोन, ठीक है, और इससे हमने कुछ हद तक जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है उसका कंसेप्ट भी हमने जाना। ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैसेज, इसका कंसेप्ट हम लास्ट में और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो इसकी मेन जेनेसिस है, जो मेन बैकग्राउंड है वो यही है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यदि किसी का कुछ डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इस सेशन को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो मेरे जो कोर्स है उसके वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है वो अवेलेबल है। ठीक है, रिकॉर्डेड, जिसमें 70 to 80% यही कंटेंट है जो मैंने आपको पढ़ाया। इसमें 20 to 30% जो कंटेंट है वो मैं आपको अपडेट करके दे रहा हूँ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पेपर जो 2021 में हुआ, प्लस लेटेस्ट यदि कुछ चेंजेस हुए उसको मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ, प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन को मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ। ठीक है, प्लस पिछली बार थोड़ा टाइम कम था तो कुछ कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाए, इस बार थोड़ा सा अपने पास एक्स्ट्रा टाइम है तो हम कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए हमें। ठीक है, तो उस पर मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ चेंजेज है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये नंबर है हमारे पास 7849860179, इस पे आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, और फिर आपको लिंक मिल जाएगी ऐप को डाउनलोड करने की, और ऐप पे आपको कुछ है हमारे पास जो फ्री सेक्शन है उसका फ्री मटेरियल का जो सेक्शन है वहां पर आप देख सकते हो कि किस टाइप के मटेरियल नोट्स अवेलेबल है, और उसको असेस करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, किसी का कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ, नहीं तो फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ आज के लिए। आदर्श, मनीष, रितु। सर एक ना, एक अर्थ क्रस्ट मेंटल और कोर, इनका कंपोजिशन सर बता दीजिए ना, मेन जिसका जो परसेंटेज का हाई रहता है वो। कंपोजिशन मीन्स उसमें कौन कौन से मेटल्स वगैरह हाँ, रहते हैं। सिलिका और सर ऐसा कुछ था ना, किसी में जी, आयरन वो ज्यादा आप रहता है कुछ। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हो, और उसमें मेनली क्या है, हमारे जो कोर है उसमें हमारे पास हाँ। आयरन और निकल रहता है। उसके बाद में हमारे पास जो मेंटल पोर्शन है, ठीक है, उसमें हमारे पास सिलिका भी रहता है और आयरन भी रहता है, और उसके ऊपर का जो पोर्शन है क्रस्ट, उसमें हमारे पास है सिलिका।
ठीक है। और उसको आप थोड़ा सा डिटेल में आप उसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। ओके सर। ठीक है। जी सर। और किसी का डाउट? ओके सर, थैंक यू। आदर्श, मनीष, आपका कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं सर, थैंक यू। बस इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा सर। जी रिकॉर्ड जी मनीष। इसकी पीडीएफ डाल देना सर। रिकॉर्डिंग हाँ, शेयर कर इसका मैं जो ये आपको जो ये मैंने रिकॉर्ड किया है, शायद रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ये मेरे को कंफर्म करना पड़ेगा। यदि रिकॉर्ड हुआ तो मैं आपको इसका जो वीडियो है वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो आपके रिकॉर्ड कोर्स हुआ है। सेक्शन में भी अवेलेबल रहेगा। प्लस अभी मैं कुछ लेक्चर्स है वो फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसका ये जो लेक्चर है ये भी पार्ट रहेगा। तो इसको मैं आपको टेलीग्राम लिंक या यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू।